नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन सिंह चौहान आज आपके समक्ष एक ज्वलंत विषय रशिया यूक्रेन युद्ध के बारे में बात करने जा रहा हूँ। रशिया और यूक्रेन के बीच की जंग हर बीतते दिन भीषण होती जा रही है। किसी को पता नहीं ये जंग कब खत्म होगी और इस बीच दुनिया को कौन सी मुश्किलों का सामना करना होगा। अगर जल्द ही कोई समाधान नहीं निकला तो ये जंग विनाशक रूप ले सकती है। जंग का दायरा भी बढ़ सकता है और कई यूरोपीय देश इसकी जद में आ सकते हैं। शुरुआत में ऐसा लगा कि यूक्रेन को रशिया बड़ी आसानी से हरा देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सरेंडर करने से मना कर दिया और यूक्रेन ने रशिया को कड़ी टक्कर दी। जंग में कई रशियन सोल्जर्स भी मार गिराए, उनके हथियार भी जब्त कर लिए गए। हालांकि ये शुरुआती नुकसान से रशिया ज्यादा परेशान नहीं होगा, क्योंकि रशिया यूक्रेन से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। लेकिन अमेरिका और यूरोपीय देशों के लगाए गए इकोनॉमिक सैंक्शन से रशिया परेशान हो रहा है। ये सैंक्शंस रशियन इकोनॉमी को तबाह कर सकते हैं। हाल ही में रशिया के ऊपर स्विफ्ट सैंक्शंस लगा दिए गए, जिसकी वजह से रशियन बैंक्स को स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से निकाल दिया गया। इन सैंक्शंस की वजह से रशिया का ग्लोबल लेवल पर ट्रेड करना भी मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचेगा। स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम की वजह से रशिया दूसरे देशों को अपना सामान आसानी से बेच सकता था, लेकिन अब उसे ट्रेड करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा और इसमें समय भी ज़्यादा लगेगा। इनके अलावा यूनाइटेड नेशंस ने भी रशिया पर कई सैंक्शंस लगाना शुरू कर दिया है। इन सभी सैंक्शंस की वजह से रशिया का शेयर मार्केट क्रैश कर रहा है और रशियन करेंसी रूबल डॉलर के मुकाबले दिन ब दिन गिरती जा रही है। आज के समय एक यूनाइटेड स्टेट डॉलर 106 रशियन रूबल के बराबर है, यानी हमारी इंडियन रुपी भी रूबल के मुकाबले बहुत मजबूत है। रूबल में रोज 30 से 40% की गिरावट हो रही है और रशिया में महंगाई अब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ के आम नागरिक परेशान होंगे। अगर ऐसा हुआ तो व्लादिमीर पुतिन को अपने ही लोगों के गुस्से का सामना करना होगा। उनके खिलाफ भारी प्रोटेस्ट शुरू हो जाएगा, जिससे रशिया में अनस्टेबिलिटी आ सकती है। इन सब की वजह से पुतिन की कुर्सी को खतरा है और उनकी लोकप्रियता भी घटेगी। अमेरिका और यूरोपियन देशों की स्ट्रेटेजी भी यही है कि रशिया पर इतने सैंक्शंस लगा दिए जाएं जिससे उसकी इकोनॉमिक बैकबोन तोड़ दी जाए और वहाँ का आम नागरिक इन सब से इतना परेशान हो जाए कि पुतिन के खिलाफ भारी प्रोटेस्ट शुरू कर दें, जिससे रशिया अंदर से ही कमजोर हो जाए। पुतिन ने पहले ही कहा था कि रशिया के खिलाफ अगर सैंक्शंस लगते हैं तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और रशिया उन देशों को सबक सिखाएगा। दुनिया का बढ़ता दबाव और यूक्रेन से मिलने वाले कड़े पलटवार से रशिया कहीं फ्रस्ट्रेशन में आके कोई न्यूक्लियर वॉर शुरू ना कर दे। इस बात पर कई देशों ने अपनी चिंता व्यक्त की है, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर की संभावना जरूर कम हो, लेकिन इसे कोई भी सिरे से नकार नहीं सकता। रशिया पहले ही न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे चुका है और पिछले कई महीनों से रशियन आर्मी न्यूक्लियर वॉर के समय खुद को सुरक्षित रखने की प्रैक्टिस करती आ रही है। दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स रशिया के पास है, लगभग 6300। वहीं यूक्रेन के पास अभी कोई भी न्यूक्लियर वेपन मौजूद नहीं है। अगर अमेरिका समेत सभी नाटो देशों के न्यूक्लियर वेपन्स को भी मिला दें, तब भी रशिया जितने वेपन्स नहीं बनते। रशिया की इस चेतावनी को कोई भी देश हल्के में नहीं ले सकता। अभी के लिए रशिया का इरादा यह है कि यूक्रेन में सरकार को बदल दिया जाए, क्योंकि रशिया को ऐसा लगता है कि अभी की यूक्रेनियन सरकार प्रो अमेरिकन है। इसके जगह पर रशिया अपने पसंद की सरकार स्थापित करना चाहती है और दूसरी तरफ ईस्टर्न यूरोप के प्रो रशियन हिस्से लुहांस्क और डोनेट्स्क को आज़ाद देशों का दर्जा दिलाया जाए, यानी कि यूक्रेन के टुकड़े कर दिए जाए। इनकी आज़ादी की घोषणा व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करने से पहले ही कर दी थी और युद्ध भी ये बोलकर शुरू किया था कि हम तो इन आज़ाद देशों को यूक्रेन की आर्मी से बचाने के लिए उतरे हैं। अभी तक रशियन आर्मी यूक्रेन के कई हिस्सों पर कब्जा कर चुकी है, जैसे कि चर्नोबिल और खेरसन। वहीं खार्किव और कीव पर कब्जे के लिए जंग चल रही है। रशिया ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेर लिया है। ब्लैक सी की तरफ से रशियन इन्वेजन और तेज हो गया है। साथ ही बेलारूस के रास्ते से भी रशियन आर्मी नॉन स्टॉप यूक्रेन की तरफ बढ़ती जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन अपनी पूरी ताकत से रशियन फोर्स का सामना कर रहा है। रशिया के सामने सरेंडर ना करना और अपने सैनिकों के बीच जाकर उनका उत्साह बढ़ाना, यह सब करके यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की पूरे यूक्रेन में और वेस्टर्न वर्ल्ड में एक हीरो की तरह उभर कर सामने आए हैं। पूरा वेस्टर्न मीडिया उन्हें एक पावरफुल लीडर की तरह दिखा रहा है और वहीं पुतिन को एक विलन की तरह दिखाया जा रहा है। इस जंग में यूक्रेन के समर्थन में अमेरिका समेत सभी यूरोपीय देश सामने आए हैं। इन देशों की सेनाएं तो नहीं उतरेंगी, लेकिन ये सभी देश यूक्रेन की मदद के लिए डॉलर्स और हथियार देने का वादा कर चुके हैं।
अमेरिका 600 मिलियन डॉलर्स के साथ 350 मिलियन डॉलर्स के हथियार देगा, जिसमें 500 स्टिंगर मिसाइल शामिल हैं। ये बेसिकली एंटी टैंक मिसाइल्स होती हैं जो कंधे पर रखकर लॉन्च करी जाती हैं। साथ ही पैट्रियट मिसाइल्स भी देगा जो एयरक्राफ्ट को मार गिराने में काम आती हैं। यूरोपियन यूनियन 450 मिलियन यूरो के हथियार देगा। स्वीडन 5000 स्टिंगर मिसाइल्स देगा और साथ ही ऐसे कई और देश हैं जैसे कि फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, कनाडा, जिन्होंने यूक्रेन की मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया। हाल ही में भारत ने भी यूक्रेन की स्पेशल रिक्वेस्ट पर कई जरूरी दवाइयां पहुंचाने का आश्वासन दिया है। अब आप बोलोगे कि ये सब तो समझ में आ गया, लेकिन इस जंग के पीछे वजह क्या है, इसमें रशिया का क्या इंटरेस्ट है? अगर रशिया की माने तो इस युद्ध की वजह है नाटो, क्योंकि यूक्रेन नाटो का हिस्सा बनने जा रहा था और रशिया ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं कर सकता। नाटो के बारे में बताऊं तो ये कई वेस्टर्न कंट्रीज का एक अलायंस है। इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके तहत अगर किसी भी नाटो कंट्री पर कोई दूसरा देश हमला कर देता है तो सभी नाटो कंट्रीज मिलकर उस देश से लड़ाई लड़ेंगी। आज के समय 30 से ज़्यादा देश नाटो का हिस्सा हैं। इसमें कई शक्तिशाली देश शामिल हैं जैसे कि अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जर्मनी। इस अलायंस की वजह से अमेरिका इन सब देशों में अपने मिलिट्री बेसिस बना सकता है, यहाँ तक कि न्यूक्लियर मिसाइल्स भी डिप्लॉय कर सकता है। अभी के समय कई यूरोपियन कंट्रीज में अमेरिकन मिलिट्री बेसिस मौजूद हैं जैसे कि जर्मनी और पोलैंड। हम सब जानते हैं कि रशिया का सबसे बड़ा दुश्मन है अमेरिका। 1991 में जब यूएसएसआर 15 अलग अलग देशों में टूटा था, तब अमेरिका और यूएसएसआर की कोल्ड वॉर खत्म हुई। यूएसएसआर के टूटने की वजह था अमेरिका, जिसे रशिया अभी तक नहीं भूला है। यूक्रेन भी यूएसएसआर का ही हिस्सा था। ये देश रशिया का पड़ोसी है और रशिया ये नहीं चाहता कि अमेरिकन मिलिट्री बेसिस बिल्कुल उसकी सीमा पर आ जाएं। इससे पहले नाटो ने रशिया के कई पड़ोसी देशों को अपना हिस्सा बना लिया था, जिसमें लिथुआनिया, एस्टोनिया और लैटविया शामिल हैं। ये देश भी पहले यूएसएसआर का ही हिस्सा थे, लेकिन उस समय रशिया इस सिचुएशन में नहीं था कि इन देशों को नाटो से मिलने से रोक सके। लेकिन अब वो ये नहीं चाहता कि नाटो का दायरा बढ़े, क्योंकि इसे रशिया अपनी सिक्योरिटी का खतरा मानता है। इसलिए यूक्रेन को नाटो में मिलने से पहले ही रशिया ने उस पर हमला कर दिया। इससे पहले 2014 में जब यूक्रेन यूरोपियन यूनियन से मिलने जा रहा था, तब रशिया ने उस पर हमला करके क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और पूरे एज़ोव सी पर अपना डोमिनेंस स्थापित कर दिया। वहीं यूक्रेन की माने तो यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री है जो अपने फैसले खुद ले सकता है। उस पर कोई दूसरा देश दबाव नहीं डाल सकता और अपनी बात नहीं थोप सकता। नाटो में मिलने के लिए ज़्यादातर यूक्रेन के लोग मांग कर रहे हैं, यानी कि ये वहाँ की जनता की इच्छा है। अब आते हैं इंडिया के स्टैंड के ऊपर। लोग पूछते हैं कि इंडिया को किसका साथ देना चाहिए, तो मैं कहता हूँ इंडिया शुड स्टैंड फॉर इंडिया। हमें किसी भी देश की साइड लेने की जरूरत नहीं। इस समय हमें रशिया और अमेरिका दोनों की जरूरत है, इसलिए हमें बहुत बैलेंस बना के चलना पड़ता है। हमारे 70% मिलिट्री इक्विपमेंट्स रशियन है और अभी के समय रशिया हमारा सबसे बड़ा वेपन प्रोवाइडर है। हमारे सबसे ज़्यादा हथियार रशिया से आते हैं। वहीं रशिया हमारा बहुत पुराना दोस्त है, जिसने 1971 की इंडिया पाकिस्तान वॉर में हमारा साथ दिया था। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के साथ हमारे बहुत से इंटेलिजेंस से रिलेटेड पैक्ट साइन हो चुके हैं। अमेरिका हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और चाइनीज एग्रेशन के खिलाफ लड़ने के लिए हमें अमेरिका का साथ चाहिए। जब भी हम अमेरिका के साथ ट्रेड करते हैं तो हम अमेरिका को ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाते हैं, जिससे हमें फ़ायदा मिलता है। इसीलिए हम किसी एक की साइड नहीं ले सकते। हमारे इंटरेस्ट दोनों देशों से हैं, इसीलिए नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी सबसे सही है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब रशिया के खिलाफ रिजोल्यूशन पास हो रहा था, तब इंडिया ने ना यस बोला ना नो। हमने इस मामले में एब्सटेन किया था, यानी कि वोट ही नहीं दिया। अब आते हैं इस युद्ध की वजह से पूरे दुनिया पे पड़ने वाले इम्पैक्ट के ऊपर। रशिया और यूक्रेन पूरी दुनिया का 30% वीट एक्सपोर्ट करते हैं, इसलिए यूक्रेन को यूरोप का ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है। और साथ ही 80% सनफ्लावर ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं। सनफ्लावर ऑयल फूड प्रोसेसिंग में काम आता है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि ये चीज़ें ज़्यादातर गरीब या अनस्टेबल देशों को दी जाती थी, जैसे कि यमन और लीबिया। लेकिन इस युद्ध की वजह से इन देशों में खाने की किल्लत हो सकती है। एडिबल ऑयल की कीमत भी पूरी दुनिया में बढ़ जाएगी, खासकर हमारे देश में, क्योंकि हमारा देश 70% एडिबल ऑयल इंपोर्ट करता है। साथ ही पेट्रोल और डीजल के दाम भी आसमान को छू जाएंगे, क्योंकि क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन करने वाला सऊदी अरेबिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश रशिया है। लेकिन इस जंग के बीच क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन में भारी कमी आई है, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे।
अभी क्रूड ऑयल के दाम $100 पर बैरल हो चुका है और इस वजह से ट्रांसपोर्ट और सप्लाई चेन में रुकावट आएगी और हर चीज महंगी हो जाएगी। अब रशियन आर्मी ने अपने अटैक्स और इंटेंस कर दिए। बैलिस्टिक मिसाइल से यूक्रेन की कई मिलिट्री और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स पर अटैक हो रहे हैं, जिससे कई सिविलियंस भी मारे गए हैं। इसी बीच हमारे देश में चिंता और बढ़ गई है क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स यूक्रेन में अभी भी मौजूद हैं। इस खतरनाक माहौल में वो लोग पोलैंड और बुल्गारिया बॉर्डर भी पार नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली एक इंडियन स्टूडेंट की गोलाबारी में मौत हो चुकी है। ऐसा फिर ना हो इसलिए इंडियन अथॉरिटी ने रशियन अथॉरिटी से बात की है और रशिया ने कहा है कि वो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक सेफ पैसेज बनाएगा जहां से स्टूडेंट्स पहले रशिया पहुंचेंगे, फिर वहां एयर इंडिया या एयर फोर्स उन्हें वहां से इंडिया ले आएगा। हालांकि ज्यादातर स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट कर लिया गया था। केंद्र सरकार ने ऑपरेशन गंगा नाम का इवैक्यूएशन मिशन पहले ही शुरू कर दिया था। कई स्टूडेंट्स इंडिया सुरक्षित पहुंच चुके हैं। पहले एयर इंडिया के एयरप्लेन्स इवैक्यूएशन के लिए सामने आए थे। अब इंडियन एयरफोर्स भी इस मिशन में शामिल हो चुकी है। इंडियन एयरफोर्स का C-17 एयरक्राफ्ट इस काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब बात करते हैं कि ये युद्ध कैसे खत्म हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट है सरेंडर ऑफ यूक्रेन, जिसकी पॉसिबिलिटीज अभी ना के बराबर है। फिर भी अगर ऐसा होता है तो यूक्रेन की सरकार को चेंज होना होगा, नाटो में शामिल होने का फैसला बदलना पड़ेगा और वहीं रशिया की सारी शर्तों को मानना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है विक्ट्री ऑफ रशिया। अगर रशियन फोर्सेस यूक्रेनियन फोर्सेस को हरा देती हैं और वहां के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को एलिमिनेट कर देती हैं, तब रशिया यहाँ पर अपनी पपेट गवर्नमेंट बैठा देगा। इस गवर्नमेंट को अपोज करने वालों को दबाया जाएगा। जाहिर सी बात है यूक्रेन का आम नागरिक इस सरकार को नहीं मानेगा और अगर उसने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया तो रशियन फोर्सेस उसे ब्रूटली ऑप्रेस करेंगी। तीसरा और आखिरी पॉइंट है पीस टॉक्स एंड डिप्लोमेसी। अगर वेस्टर्न कंट्रीज और यूक्रेन अपनी डिप्लोमेसी से रशिया पर दबाव डालने में कामयाब रहते हैं और उसे पीछे हटने पर मजबूर करते हैं, तब रशिया के साथ पीस टॉक्स करने में यूक्रेन को आसानी होगी और यूक्रेन अपनी शर्तें रख सकता है और अपनी बात मनवा सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये जंग जल्दी खत्म हो, यूक्रेन के लोग शांति से जी पाए और ये न्यूक्लियर वेपन्स का यूज कभी ना हो। इस इशू पर आपका क्या मानना है? आपके हिसाब से इन सब का जिम्मेदार कौन है और ये मसला कैसे रिजॉल्व हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी कमेंट्स मैं जरूर पढ़ूंगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड आई होप यू एंजॉय। जय हिंद।